हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज आपको छठा चैप्टर जो ट्रायंगल है यानी त्रिभुज, उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं समझाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस जो है समरूपता और सर्वांग क्षमता से, सिमिलरिटी और कंग्रुएंसी से पूछा जाता है। तो पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें कि समरूपता का अर्थ क्या होता है और सर्वांग क्षमता का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, दो ट्रायंगल, चूंकि त्रिभुज चैप्टर है इसलिए जनरली त्रिभुज की ही बात होगी, वैसे चतुर्भुज या वृत्त यानी किसी भी ज्यामितीय रचना को समरूप या सर्वांगसम करने के लिए पूछा जा सकता है। लेकिन आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि दो आकृति है, दो शेप है, ठीक है, और दोनों आकृतियों में अगर भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है, दो आकृतियां हैं जिसमें भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है, यानी कि समान संख्या में भुजा है, तो डेफिनेटली कोण भी समान संख्या में होगा। जैसे मान लीजिए कि दो चतुर्भुज है, तो चार चार भुजा, चार चार कोण दोनों में होगा, यानी कि समान भुजाओं की संख्या वाली दो आकृतियां समरूप भी हो सकती हैं और समान भुजाओं की संख्या वाली दो आकृतियां सर्वांगसम भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि समरूप की बात करें या फिर सर्वांग समता की बात करें, ठीक है, ये समान भुजा वाली दो आकृतियों को हम कर सकते हैं समरूप या सर्वांगसम। लेकिन समरूप करने के लिए जरूरी होता है कि भाई सारे संगत कोण बराबर होने चाहिए। जितने सारे संगत कोण है ना, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दो ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल का तीनों संगत कोण जो है, दोनों त्रिभुज का मतलब पहला त्रिभुज के तीनों संगत कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर होना चाहिए। और दूसरी चीज कि उसकी जो संगत भुजाएं हैं, केवल भुजाओं की बात नहीं कर रहे, उसकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, समानुपाती, यानी कि समान अनुपात में होने चाहिए उसकी संगत भुजाएं, तब जाके समरूप मानेंगे। अगर उसकी भुजा समान अनुपाती हो गया तो समरूप हो गया। लेकिन अब सर्वांग समता की अगर हम बात करें, तो सर्वांग समता के लिए आपको नाम से देखिए, नाम से क्लियर होगा, सर्व अंग सम है ना, सर्व प्लस अंग प्लस सम, तब जाके बना सर्वांग सम। आया बात समझ में? सर्व यानी सभी, अंग माने उसका हिस्सा, उसका पार्ट, और सम माने बराबर, यानी कि सारे कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण, सारे संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर भुजा बराबर नहीं है, हम समानुपाती तो कर लिए लेकिन भुजा बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में हम त्रिभुज को समरूप तो बोल सकते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं कह सकते। सर्वांगसम तब कहेंगे जब देखा जाए तो अब सारी भुजाएं भी बराबर हो, सारे कोण भी इक्वल हो, मतलब संगत कोण दो आकृतियों का, तब जाकर हम दोनों आकृतियों को सर्वांगसम कह सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई दो आकृति सर्वांगसम है तो क्या उसको हम समरूप कह सकते हैं? अगर कोई दो आकृतियां सर्वांगसम है तो क्या उसको हम समरूप कह सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि सर्वांगसम है तो इसका कोण इक्वल ही है, सर्वांगसम है तो इसकी भुजाएं बराबर है। तो जब भुजा बराबर है तो भुजा समानुपाती क्यों नहीं होगा? जब भुजाएं बराबर है तो बराबर भुजा का जब अनुपात निकालेंगे तो इक्वल ही होगा, तो कटेगा एक बार में, अनुपात भी उसका इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि सर्वांगसम अगर दो आकृतियां हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला सवाल यहां पे दिया गया है, सभी वृत्त, सभी वर्ग तथा सभी समबाहु त्रिभुज डॉट डॉट होते हैं। कैसे होते हैं? तो आपको बता दें कि सारे जो वृत्त होते हैं ना, उसमें जो उसके सेंटर पे जो एंगल बनता है सब में इक्वल बनता है, किसी में बड़ा है और किसी में छोटा नहीं बनता, सब में बराबर बनता है। तो अगर संगत कोण बराबर है तो समरूप मानेंगे उसको। वर्ग का चारों कोण, चाहे कोई भी वर्ग हो, उसका चारों कोण 90 डिग्री का होगा। तो वर्ग में भी कोई भी वर्ग जब दो को खींचेंगे तो उसमें कोण इक्वल होगा, 90-90 डिग्री का ही बनता है। तो समबाहु त्रिभुज में भी तीनों भुजाएं 60 डिग्री का ही होता है, सॉरी तीनों कोण 60 डिग्री का ही होता है। तो चूंकि ये जो भी शेप्स लिखा गया है इसमें मतलब एंगल्स का मान बराबर होता है, इसलिए ये आकृतियां क्या होगी, समरूप होंगी। तो हम कह देंगे एक नंबर का ऑप्शन ए कि सभी वृत्त, सभी वर्ग और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन एक चीज और समझिए, जैसे यहां 2 नंबर सवाल है, 2 नंबर में कह रहा है कि समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, समान भुजा वाले सभी वर्ग और समान भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए कि यहां वृत्त की बात किया जाए बट समान त्रिज्या वाला, वर्ग और समबाहु त्रिभुज की भी बात हो रहा है लेकिन समान भुजा वाला,
यानी कि भुजाएं बराबर है, त्रिज्या बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में ये सर्वांगसम आकृति जो है हो जाएगा, क्योंकि इसकी भुजाएं भी बराबर है और कोण तो ऑलरेडी बराबर होता ही है। ठीक है, तो ये सर्वांगसम हो जाएगा। और एक चीज और, अगर दो आकृति सर्वांगसम है तो डेफिनेटली समरूप भी होता है, यानी कि जब दो आकृति सर्वांगसम होता है ना तो समरूप भी हो जाता है, यानी कि समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, समान भुजा वाले सभी वर्ग, समान भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज समरूप भी होंगे और सर्वांगसम भी होंगे, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, 3 नंबर जो सवाल है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में कौन असत्य है, कौन गलत है, गलत कथन आपको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, बिल्कुल ये तो सही है, ये कथन सही है, आंसर सही है, ये हम नहीं कह रहे, बिकॉज हमें गलत कथन चुनना है। बट ऑप्शन ए तो सही है, अगर सर्वांगसम आकृति है उसका सारा अंग समान है तो समरूप तो होगा ही। दूसरी चीज, सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती है, ये गलत है, ये कैसे हो सकता है, सारा जो समरूप आकृति है वो सर्वांगसम कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज ये वाला हो गया और एक समबाहु त्रिभुज ये वाला हो गया, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज तो समरूप होता है, बट अगर देखा जाए तो ये बिकॉज इसका तीनों कोण बराबर है तो समरूप तो मान लेंगे, बट इसकी भुजाओं की लंबाई समान नहीं, तो सर्वांगसम कैसे होगा, नहीं होगा। यानी कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती है, ये गलत बात है और गलत ही चुनना था, यानी ऑप्शन बी सही होगा। बट देख लीजिए आगे कुछ और अभी ऑप्शन है, कुछ सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती है, ये सही है, कुछ सर्वांगसम आकृतियां, कुछ क्या, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। अच्छा, यहां पे ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमको ऐसा लिखना चाहिए था, कुछ समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि कुछ समरूप, जैसे सभी समरूप आकृतियां तो सर्वांगसम नहीं होती है, बट कुछ समरूप आकृतियां ऐसी होती है जो सर्वांगसम होती है। ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन सही थोड़ी चुनना है। फिर कह रहा है सभी समरूप आकृतियां सदृश होती है, ये भी सत्य है, क्योंकि अगर समरूप है तो देखने में भी वो एक जैसा लगेगा। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है फिर दूसरा भी वृत्त है, तो दोनों समरूप होता है, तो दोनों देखने में भी तो एक समान लगेगा, उसी को सदृश्य कहेंगे। तो सभी समरूप आकृतियां कैसी होती है, सदृश्य होती है। तो ये 3 कथन इसमें सत्य था, ऑप्शन बी असत्य था और यही चुनना था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते। तो देखिए ये 4 नंबर सवाल हम बना रहे हैं, इसमें दिया गया है कि भाई ये दोनों जो ट्रायंगल है जो यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है, ये समरूप है या नहीं आपको बताना है। ये जो 2 त्रिभुज है ये दोनों समरूप है कि नहीं। तो समरूपता का 3 शर्त होता है, एक होता है ए, यानी कि अगर तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप, संगत कोण। फिर उसके बाद एस भी होता है, यानी 2 त्रिभुजों की तीनों संगत भुजा समानुपाती हो तो भी समरूप। और अगर 2 भुजा समानुपाती हो रहा है तो उसके बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए, एस समरूपता उसको कहते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे आपको दिखाई देगा कि भाई ये 8 है ए बी और यहाँ पे पी क्यू कितना है, 10 है। तो अगर हम अनुपात निकाले तो 8/10 और यहाँ पे बीसी 12 है और क्यू आर 15 है, तो 12/15। अब बताइए 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, तो 4/5 आ गया, यानी संगत भुजा तो समानुपाती हो गया, समान अनुपात तो निकल गया। लेकिन ये जो 40 डिग्री का कोण बना है ना, ये 8 और 12 है, ये जो 2 भुजाएं हैं इसके बीच का कोण है। बट ये वाला 40 डिग्री 10 और 15 के बीच वाला कोण तो ये है ना जी, 10 और 15 के बीच वाला कोण ये है, तो ये 40 डिग्री तो यहां बनना चाहिए था, बट ये यहां पे बना है, यानी कि भुजा समानुपाती तो है लेकिन इसके बीच वाला कोण बराबर नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल समरूप नहीं है, ऑप्शन बी। अब देखिए 5 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सत्य है। ये दोनों ट्रायंगल देखिए और ये 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए कौन सत्य है। तो यहां देखिए 60 डिग्री का एक एंगल, यहां भी एक 60 डिग्री का, 70 डिग्री यहां भी 70, 80 यहां भी 80, यानी संगत कोण तो बराबर है। बस अब नाम को एडजस्ट कर लेना, जैसे ट्रायंगल ए, जब संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप है, ये तो तय है। अब देखिए ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी तो तीनों ऑप्शन में है। और फिर अब समझना ये है कि इसमें जो ए है 60 डिग्री का, इसमें 60 का कौन है, इसमें 60 का क्यू है, यानी कि इसमें पहले क्यू को रखना पड़ेगा। फिर बी 70 का, तो इसमें 70 का आर है तो फिर आर को रखना पड़ेगा। इसमें सी 80 का, तो इसमें 80 का पी है तो इसमें पी को रखना पड़ेगा। यानी कि ए का संगत भुजा, सॉरी
एंगल ए का संगत कोण एंगल क्यू हुआ क्योंकि दोनों 60-60 का है। एंगल बी का संगत कोण आर हुआ क्योंकि दोनों 70-70 का है। और एंगल सी का संगत कोण पी हुआ क्योंकि दोनों 80-80 का है। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल क्यू आर पी के, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन सत्य है। ठीक है, यहां भी दो ट्रायंगल दिया हुआ, आप चेक कर लीजिए। अब लेकिन पहले तो इसमें भुजाएं दिया, अनुपात बराबर होगा अगर भुजा का तो ये समरूप मानेंगे, अदरवाइज समरूप नहीं है। तो पहला अनुपात ही चेक कर लेते हैं। 8 और यहाँ सबसे छोटा इसमें 8 है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 12 है। तो 8 का 12 के साथ रेशियो निकालेंगे। ठीक है, 8/12। फिर इसमें बीच वाला 9 है, तो इसमें है 13.5, तो 9/13.5। ठीक है, 13.5। बड़ा 10, इसमें बड़ा 15, 10/15। अच्छा, आप ना इसको कटा लीजिए किससे? 4 से। 4 दूना 8, 4 3 12। इसको कटा लीजिए 5 से। 5 दूना 10, 5 3 15। ठीक है, 4.5 से। 4.5 दूना 9 और 4.5 3 13.5। तो इसमें भी आगे बराबर बराबर 2/3 2/3 2/3। यानी कि संगत भुजाएं समानुपाती तो हो गया। तो जब संगत भुजा समानुपाती है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, लेकिन नाम थोड़ा सा चेंज होगा इसका। कैसे? जैसे मान लीजिए कि इस ऑप्शन को चेक करते हैं, तो इसका फर्स्ट देखो क्या है? ए बी, और इसका फर्स्ट देखो क्या है? पी क्यू। तो ए बी है 8 का, बट 8 का संगत भुजा तो 12 हो रहा था ना। तो ए बी फर्स्ट देखो पी क्यू। तो ए बी है 8 का और इसमें पी क्यू कितना का है? पी क्यू 15 का। तो 8 का संगत 15 थोड़ी है, 12 है ना, तो ये तो गलत हो गया। अब ये वाला चेक कीजिए, ऑप्शन बी। फर्स्ट देखो ए बी है, इसका फर्स्ट देखो क्यू आर है। तो ए बी कितना का है? 8 का। क्यू आर कितना का है? 12 का। और 8 का संगत 12 था, तो ठीक है। लास्ट देखो बी सी। बी सी है 9 का, और इसमें लास्ट देखो आर पी। तो आर पी है 13.5 का। तो 9 का संगत तो 13.5 था ही, ये भी सही है। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट ए सी, फर्स्ट और लास्ट क्यू पी। तो ए सी है 10 का और क्यू पी है 15 का। तो 10 का संगत 15, यानी यही वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि तीनों संगत भुजाएं इसी ऑप्शन से संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये 6 नंबर भी समझ ले। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर सवाल है यहाँ पे कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डॉट डॉट तथा संगत भुजाएं डॉट डॉट हो। तो हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है क्या? बराबर और समानुपाती, यानी यहाँ पे बराबर भरेंगे, यहाँ समानुपाती भरेंगे। यानी कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उसके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। अच्छा, ऑप्शन बी पे चलिए। ऑप्शन सी पहले देखते हैं। समानुपाती और बराबर, संगत कोण समानुपाती और भुजा बराबर, ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कोण को थोड़ी समानुपाती करते हैं। अच्छा, ऑप्शन बी में कह रहा है ना कि संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं बराबर, दोनों बराबर। तो अगर संगत कोण बराबर है और संगत भुजा भी बराबर है, तो अगर भुजा बराबर बराबर है तो डेफिनेटली समानुपाती हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजाएं अपने आप समानुपाती हो ही जाती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ए तथा बी दोनों। और देखिए जल्दी जल्दी में ये मैक्सिमम विद्यार्थी ये मिस्टेक करेंगे ऑप्शन ए को मारकर। खैर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत डॉट डॉट के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो एक प्रमेय ही पढ़ना है आपको। एक्सरसाइज जो 6.4 है उसके पहले हमने आपको एक प्रमेय पढ़ाया था, जो था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें भुजा तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि भाई संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, लेकिन यहां बात यह है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत ऊंचाई के भी वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाता है, उसके संगत माध्यिका के भी वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये तीनों के वर्ग के अनुपात के बराबर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। 9 नंबर देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया 1:4। दो को समरूप त्रिभुज है जिसके भुजाओं का अनुपात कितना है? 1:4, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफल के अनुपात के लिए भुजा का अनुपात दिया ना, इसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 1:4 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 1:0 हो जाएगा। फिर कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात क्या है?
यदि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। तो यहाँ पे ना क्षेत्रफल का अनुपात जो है दे दिया गया और भुजा का अनुपात पूछ रहा है। तो जब भुजा का अनुपात दिया था तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए स्क्वायर किए, तो जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 4:9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, दैट मींस ऑप्शन बी सही है, 2:3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर सवाल में दिया गया है कि भाई दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों समरूप त्रिभुज है। पहले त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें कितना होगा। तो समझिएगा, जैसे एक त्रिभुज का ऊंचाई दिया क्षेत्रफल 25 और एक का क्षेत्रफल 36, तो हमने बताया कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें पहला का ऊंचाई 15 है और तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, और दूसरी की ऊंचाई तो हमें निकालना है। तो मान लीजिए दूसरा का ऊंचाई h है तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, यानी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। तो क्या हो गया, 25 और 36 पे रूट हो गया क्योंकि उधर से स्क्वायर हमने हटा दिया है। तो बचा क्या उधर 15/h, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6 बराबर 15/h। अब ध्यान से समझिएगा, ये 5 ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे आएगा ना, तो 5 तिहाई 15 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, h = 6 तिहाई 18 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी सही है। दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई कितना निकल गया, 18 सेंटीमीटर। तो ऐसे काफी इजीली हम बना सकते हैं। 12 नंबर सवाल है कि भाई दो समरूप त्रिभुज है एबीसी और PQR, इसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:16। यदि BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर है तो QR की लंबाई निकाली। तो देखिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 9:16, हमने लिख दिया, और BC कितना है 4.5, ठीक है, और QR हमें निकालना है तो QR यहाँ पे लिख दिए। चूंकि ये दोनों भुजाएं हैं तो भुजाओं का तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तब तो ये क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो रूट उधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इस साइड रूट हो जाएगा, बराबर 4.5/QR, बिकॉज स्क्वायर अब हटा दिए हैं। तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, और बराबर कितना है, तो बराबर यहाँ पे 4.5/QR। ये 3 ऊपर है, गुणा में इधर आएगा, भाग में तो फिर कटाई दीजिए ना, 15 तिहाई 45, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QR = 15 चौका 60, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहां भी एक अंक देंगे, यानी कि 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो 12 नंबर भी बन गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर सवाल है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF दोनों समरूप दिया हुआ है और इनके क्षेत्रफल, यानी ABC का क्षेत्रफल दिया है 64 और DEF का क्षेत्रफल दिया 121। यदि EF 15.4 है, EF तो फिर सेकेंड ट्रायंगल में आ रहा है ना, यानी कि सेकेंड ट्रायंगल नीचे वाला जो है ना, इसका भुजा दिया संगत कितना 15.4 का, और फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं, और फिर BC यानी फर्स्ट ट्रायंगल का भुजा हमें निकालना है तो यहां लिख देते हैं BC का स्क्वायर। ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो इसका रूट कर दिए, उधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा ना, और बराबर में कितना है BC/15.4। तो 64 का वर्गमूल 8 और 121 का वर्गमूल 11 बराबर BC/15.4। अब 11 जो है ये नीचे है भाग में, उधर जाएगा तो ऊपर गुणा में हो जाएगा, कटा दीजिए, 11 एकम 11 और 11 चौका 44, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, BC = 14 112 होता है ना, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक अंक दे दिए, यानी 11.2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 11.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। 14 नंबर जो सवाल है, अब इसको देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की माध्यिका, एगो का माध्यिका दिया 6 सेंटीमीटर, एगो का माध्यिका दिया 9 सेंटीमीटर, इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत माध्यिकाओं के विवर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो एगो माध्यिका है 6 तो इसका स्क्वायर कर दिए, और एगो माध्यिका 9 तो इसका स्क्वायर कर दिए। क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो माध्यिका के वर्ग का अनुपात के बराबर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81। अब इसको कटा देते हैं, 9 चौका 36 और 9 9 81, यानी आंसर हो गया 4:9, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है 4:9। इसके बाद एक क्वेश्चन की दो समरूप त्रिभुज, एक ABC और एक LMN, दोनों के परिमाप दिया हुआ 60 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर।
एगो का परिमाप दिया है 60 सेंटीमीटर और एगो का परिमाप दिया 48 सेंटीमीटर। हालांकि ध्यान में रहे यहाँ परिमाप की बात करें, यहाँ क्षेत्रफल नहीं दिया है। और यदि एल एम यानी कि सेकेंड वाले, पहला वाला ट्राइंगल का परिमाप में भुजा थोड़ी है एल एम दूसरे ट्राइंगल की भुजा है जो कि 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरा ट्राइंगल का परिमाप तो नीचे लिखे, तो दूसरा ट्राइंगल के भुजा को भी नीचे लिखना पड़ेगा। तो AB की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि AB की लंबाई हमें फाइंड करना है, तो AB ऊपर लिख दिए। एक चीज और, अगर क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे हम लिखे रहते तो भुजाओं के वर्ग का अनुपात करना पड़ता, बट परिमाप का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजा का स्क्वायर नहीं करना पड़ता, परिमाप का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो ये 8 जो है भाग में इधर बुलाएंगे गुणा में, तो फिर 8 से 48 कटेगा ही, 8 से 48 और 6 से कटा देंगे 10 बार में। दैट मीन्स क्या निकल गया, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हम 15 नंबर भी बना लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 16 नंबर सवाल दिया गया है कि थेल्स और पाइथागोरस, ये दो बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। ये दोनों कहाँ के निवासी थे, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आप याद रखेंगे कि ये यूनान के निवासी थे। वैसे आप इतिहास में पढ़े होंगे कि प्राचीन काल से यूनान जो है पूरे यूरोप के लिए ज्ञान, विज्ञान और साहित्य का प्रेरणा स्रोत रहा था। ठीक है, और बिकॉज उसका सीधा रीजन है कि यूनान में बहुत सारे बड़े बड़े दार्शनिक, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे गणितज्ञों का जन्म हुआ, और उसी में ये दो प्रमुख है, थेल्स और पाइथागोरस। आगे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मूलभूत प्रमेय है जिसको हम आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, मूलभूत या आधारभूत प्रमेय जो है आपके क्लास 10th में जो प्रमेय 6.1 है उसी को कहा जाता है, यानी थेल्स प्रमेय को ही आधारभूत या मूलभूत प्रमेय कहा जाता है। तो इसका प्रतिपादन थेल्स ने किया था, बिकॉज थेल्स प्रमेय की यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में यदि DE समांतर BC है, यानी कि ये जो DE है ये BC के क्या है, समांतर है, तो आपको हम बताए हैं थेल्स प्रमेय क्या होता है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा जो होती है वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो DE है ना, इस बड़े वाले त्रिभुज में DE जो है एक भुजा के समांतर खींची गई है, इसलिए दोनों समान अनुपात में बटेगी भुजाएं। तो कह रहे क्या कि AD बट्टा AB बराबर क्या होगा, यानी कि AD और एक बार टोटल AD बट्टा AB बराबर क्या होगा, AE, और बट्टा टोटल क्या हो गया, AC। तो AD बट्टा AB बराबर होगा AE बट्टा AC, ऑप्शन सी में है AE बट्टा AC, ये सही है। 19 में कह रहा है कि भाई यदि DE समांतर BC है, यानी चित्र देखिए, इसमें DE किसके समांतर है, ये जो DE है ना ये BC के समांतर है, यानी कि यदि कोई रेखा एक भुजा के समांतर खींची जाए तो शेष दो भुजाएं समान अनुपात में बटेगी, यही थेल्स प्रमेय है। तो 8 बट्टा 6, इसकी लंबाई 8 और इसकी लंबाई 6 बराबर, ये AE हमें फाइंड करना है, तो AE और बट्टा नीचे क्या है 9 है। अब ये 2 से कटा दीजिए तो 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6, ये 3 इधर आएगा तो 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो AE बराबर हो गया 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसका ऑप्शन डी सही है, 12। ठीक है, इसका यही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि AE की लंबाई निकल गया 12। अब हम बात करते हैं 20 नंबर सवाल में, यदि PQ समांतर BC है, ये जो ट्राइंगल है ना आपका, इसमें एक भुजा BC के समांतर इस PQ को खींचा गया है, तो शेष भुजाएं समान अनुपात में बटेंगी और x का वैल्यू आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ये बराबर बराबर अनुपात में बटेगा, यानी कि 3x माइनस 3 बटा 4x माइनस 2 जो है बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटा 12 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 और 4 3 12, तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं तो क्या होगा, 3 से ये दोनों में गुणा होगा तो 3 तिहाई 9, x माइनस 3 तिहाई 9, और 2 से ये दोनों में गुणा होगा तो 2 चौका 8x माइनस 2 दूना 4, तो ये हो गया 9x, और 8x को इधर बुलाएंगे तो माइनस 8x बराबर माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9, उधर माइनस 4 ऑलरेडी है, तो 9x में से 8x घटाएंगे ना तो केवल x बचेगा, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। दैट मीन्स x का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया, तो इसका ये आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर सवाल में दिया गया है यदि MN समांतर QR है तो PR का मान क्या होगा। ये जो ट्रायंगल है ना PQR, इसमें जो MN खींचा गया QR के समांतर है,
तो पी आर का मान क्या होगा, यानी यहां से यहां तक आपका क्या हो गया पी आर, इसी का वैल्यू चाहिए। तो जब कोई रेखा एक भुजा के समांतर खींची जाए तो शेष दो भुजा समान अनुपात में बटेंगी, तो हम लिख देते हैं 6 अब बट्टा, बिकॉज हमें पी आर निकालना है, यहां से ऊपर से नीचे तक ये टोटल पी आर है, तो हमने रखा 6 और एक बार टोटल रख लेते हैं। टोटल का मतलब कि पी एम बट्टा पी क्यू रख लेते हैं, तो 6 अब बट्टा ये टोटल कितना है 6 और 8 जोड़ देंगे 14 हो गया, बराबर इधर पहले 12 रख लेते हैं, अब बराबर एक बार टोटल रख लेंगे, तो टोटल क्या है पी से लेकर आर तक, तो टोटल हो गया पी आर। अब हम क्या करते हैं कि 6 गुणा में है, इधर आएगा भाग में, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो गया पी आर बराबर 14 दूना 28 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन डी सही है। आगे चले तो 22 नंबर सवाल में कह रहा है ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल सी बराबर 90 डिग्री है, तो इसमें कर्ण की लंबाई क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज अगर कोई हो ना तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वही कर्ण होती है, ठीक है। अब सामने वाली भुजा हम कैसे पता लगाएंगे, तो उसका दो उपाय है, या तो त्रिभुज का चित्र बना लीजिए और नहीं तो आपको क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें सी के सामने वाला पूछ रहा है तो सी को छोड़ दीजिए, आप सी को हटा दीजिए, तो बचा क्या ए बी, तो सी के सामने ए बी होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है एंगल बी के सामने वाला भुजा, तो बी को छोड़ दीजिए, तो एसी बचा, तो बी के सामने वाला भुजा एसी। अगर एंगल ए का सामने वाला पूछा जाता तो एंगल ए का सामने वाला भुजा कौन होता है बीसी, क्योंकि ए को छोड़ देंगे। तो इसमें कह रहा है एंगल सी बराबर 90 डिग्री है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगा, तो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसी के सामने वाला भुजा कर्ण होती है। तो चूंकि सी 90 डिग्री का है तो सी को हटा दे, तो क्या बचा ए बी, यानी इसमें कर्ण हो गया ए बी। अब ट्रायंगल का चित्र भी बनाकर देख सकते हैं, जैसे आप ट्रायंगल का चित्र बनाइएगा तो इसमें कह रहा है ना कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण सी समकोण है, तो सी के पास 90 डिग्री, तो ये एबी तो कर्ण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 23 में, पी क्यू आर में पी क्यू 8 का, क्यू आर 6 का और पी आर 10 का है, तो इसमें कौन सा कोण समकोण है। तो पहली चीज की ये देख ले भाई समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो 10 8 6 10 है कि नहीं, इसमें बड़ा वाला त्रिभुज बड़ा वाला भुजा 10 है, तो लिख देते हैं 10 का स्क्वायर बराबर 2 को छोटा वाला 8 और 6 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और ये हो जाएगा आपका 64 और 36, तो इधर भी 100 और इधर भी जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर दिया। दैट मीन्स कि यह समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण कौन होगा, पूछ रहा कौन सा कोण समकोण है, यानी इस त्रिभुज का कौन सा कोण 90 डिग्री का है, तो जो कर्ण के सामने वाला कोण होगा वही 90 डिग्री का होगा। तो कर्ण किसको कहते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा 8 6 10 में ये 10 है, सबसे लंबी भुजा है ना, तो सबसे लंबी भुजा के सामने वाला कोण, तो पी आर के सामने वाला कोण, त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर के सामने वाला कोण, तो पी आर को हटा दीजिए, बचा क्या क्यू, यानी पी आर के सामने वाला कोण कौन होगा क्यू होगा, यानी यहाँ पे एंगल क्यू हो गया 90 डिग्री का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, अब हम इसको समझाते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा क्या है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एबी एसी और बीसी इसका लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें एंगल बी का वैल्यू निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ही ये बनेगा, लेकिन आपको चेक करना है कि क्या ये तीनों भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को सैटिस्फाई कर रही है। तो हमें तो पहले देखना पड़ेगा इसमें सबसे लंबी भुजा कौन है, तो इसमें सबसे लंबी भुजा ये 12 है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू ये 2 को बचा, अब एक 6√3 और एक बचा 6। अब किसी विद्यार्थी के मन में आएगा कि सर ये 12 से कहीं 6√3 तो बड़ा नहीं है, क्योंकि 12 का मतलब 6√4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 और 6 दूना 12, बट ये तो 6√3 ही है ना, तो इसीलिए 12 ही बड़ा है। अब देखिए 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 और स्क्वायर से रूट कर दिया तो 3, 36 थे 108 और 6 का स्क्वायर 36, तो इधर भी 144 और इधर भी 144। दैट मींस पाइथागोरस प्रमेय तो यहां भी सैटिस्फाई हो गया, यानी कि यह समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो इसमें कर्ण के सामने वाला, मतलब सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, कर्ण के सामने वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो कर्ण कौन है, सबसे लंबी भुजा AC ही है, तो AC के सामने तो A और C को हटा दीजिए तो क्या बचा B बचा, यानी एंगल B 90 डिग्री का होगा। और वही पूछ रहा था, एंगल B का ही मान पूछ रहा था, तो एंगल B इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। अब आइए कुछ और क्वेश्चन बचा है उसको भी देखते हैं। 25 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री है तथा AB और BC दोनों इक्वल है। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज हो गया आपका ABC, हमने लिख दिया बना दिया यहाँ पे, जिसमें एंगल B 90 डिग्री का है।
इसमें बी जो है 90 डिग्री का है और त्रिभुज का नाम है एबीसी। इसमें AB और BC बराबर है, ये AB और ये BC दोनों बराबर है। तो बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो AB के सामने वाला कोण C और BC के सामने वाला कोण A, ये दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो उसमें ये 90 डिग्री, 180 में से ये 90 निकाल दीजिए, तो ये दोनों अब 90 डिग्री का बचेगा। ये अकेले ही 90 डिग्री का है, तीनों का योगफल 180, तो ये 90 निकल गया, तो ये दोनों मिलाकर अब 90 डिग्री का बचा और दोनों बराबर बराबर है, इसीलिए दोनों 45-45 का होगा। तो एंगल ए का मान पूछ रहा है, तो एंगल ए हो गया 45 डिग्री का। फिर कह रहा है कि किस प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, कर्ण का वर्ग अगर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। 27 जो कि बहुत सिंपल सवाल है, दिए गए चित्र में x का मान निकाला, ये x का वैल्यू क्या होगा। ये वाला एक ट्रायंगल है, तो आप सोचिए जरा खुद से, ये 100 डिग्री है, दैट मीन्स ये वाला कोण हो जाएगा आपका 80 डिग्री का। कैसे? बिकॉज देखिए जब कोई सीधी रेखा खींची जाती है ना, तो ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, बिकॉज ये रैखिक कोण है, लीनियर एंगल। तो ये 100 है तो ये 80 होगा, तभी तो जोड़ने पर 180 आएगा। और दूसरी चीज कि किसी भी त्रिभुज में अगर बाह्य कोण निकालना है, ये बाहर वाला कोण है ना x, अगर बाह्य कोण निकालना है तो इस बाह्य कोण से कनेक्टेड अंदर वाला जो कोण है इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो दो अंतः कोण बचा इसको जोड़ दीजिए, उसी के योगफल के बराबर होता है। दैट मींस x का वैल्यू 80 में 60 जोड़ देंगे तो 140 होगा, यानी x का वैल्यू 140 डिग्री हुआ। एक और तरीका है इसको बनाने का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो 80 और 60 140, दैट मींस ये 40 डिग्री बचेगा, तबे तो तीनों जोड़ने पर 180 होगा। और फिर ये एक सीधी रेखा है, तो जब ये 40 डिग्री तो ये 140 होगा, ये वाला, तबे 140 और 40 जो है 180 ये पूरा हो पाएगा, यानी x का वैल्यू कितना निकला 140 डिग्री। आगे देखिए, अब 28 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि एक वर्ग का विकर्ण है 16√2 सेंटीमीटर तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगा। तो देखिए वर्ग का जो विकर्ण है ये दिया हुआ 16√2, हमने लिख दिया। विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा गुणे √2 बराबर 16√2, तो ये √2 से √2 कट गया, दैट मींस भुजा बराबर 16 निकला, यानी कि 28 का ऑप्शन सी हो गया। अब लास्ट दो क्वेश्चन बचा है, अब आइए उसको भी 29 नंबर सवाल में दिया गया है कि नीचे दिए गए त्रिभुजों में कौन समकोण त्रिभुज। आपको तीन तीन भुजाएं यहाँ पे शो किया गया सारे ऑप्शन में, इसमें बताना है समकोण त्रिभुज कौन है। तो समकोण त्रिभुज वही जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर दे, तो इसमें ऑप्शन ए ही पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर देगा, क्योंकि इसमें सबसे लंबी भुजा है 17, तो 17 का स्क्वायर और बाकी दो भुजा है 8 और 15, तो 17 का स्क्वायर होगा 289, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, तो ये 289 और इसको भी जोड़ेंगे तो 289, दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो ऑप्शन ए ही पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, तो ऑप्शन ए ही समकोण त्रिभुज है। बाकी ये तीनों आप चेक करेंगे ना, तो बाकी ये तीनों पाइथागोरस को संतुष्ट नहीं करेगा। आगे देखते हैं, 30 नंबर सवाल में कह रहा है कि एक चित्र दिया गया ये वाला जिसमें L समांतर M है, यानी एक किरण L और एक किरण M दोनों क्या है, समांतर है, और इसको एक इंटरसेक्ट एक प्रतिच्छेद कर रही है, एक रेखा PQ है। तो आपको A का वैल्यू बताना कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ A का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो जब ये दोनों रेखाएं समांतर है और ऊपर से ये जो दोनों एंगल्स आपको दिख रहा है, पहली चीज की एक ही ओर है और दूसरी चीज की अंदर की ओर है, तो इसको कहेंगे एक ही ओर के अंतःकोण, और एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है जब दो रेखाएं समांतर होती है तभी। चूंकि यहाँ समांतर दिया है इसलिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। 3a - 6 और 5a + 2 दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। तो 3a और 5a हो गया 8a, और 2 में से 6 घटाएगा तो -4 बराबर 180 डिग्री। तो 8a बराबर -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 180 में 4 जोड़ देंगे तो 184, 8 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 8 से कटा दीजिए, 8 दूना 16, 18 में से 16 गया 2 पर आएगा 4 तो 24, तो 8 3 24, दैट मींस a बराबर 23 डिग्री, ऑप्शन बी सही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 30 जो क्वेश्चंस हम आपको बताए ट्रायंगल चैप्टर से आपको समझ में आ गया होगा, और यह सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इतना ही रहने देंगे, और अगले क्लास में क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा जो है निर्देशांक ज्यामिति।